नमस्कार साथियों, ट्रेडिंग विद्या के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट के लेक्चर 1 में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में स्टॉक मार्केट का बेसिक टर्म, जो एक नौसिखिया जब शुरू करता है मार्केट को किस तरीके से समझ सकता है मार्केट को, उसे लेके एक एडवांस लेवल तक का हम इस सिलसिले इस लेक्चर्स को आगे बढ़ाएंगे। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एकदम बेसिक स्टॉक मार्केट के बारे में। शुरू करते हैं आज का वीडियो, बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो चीज़ें हैं वो है आपका बेसिक, और वो है बेसिक मार्केट क्या होता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आप जो है एक तरीके का ये भी एक मार्केट होता है जिसका काम होता है बाय और सेल करना। किस चीज़ का? वो होता है कंपनियों के शेयर्स, यानी कि हिस्सेदारी। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि कोई अगर कंपनी है तो उसके कुछ जो ओनरशिप होंगे, वो जब कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करना चाहती है, अपने आप को बढ़ाना चाहती है, अपने मार्केट से पैसा उठाना चाहती है, तो किस किस तरीके से पैसा मार्केट से उठाती है और उस पैसे से उसके क्या फ़ायदे होते हैं और उसको क्या कुछ देना पड़ता है उन पैसों के लिए। तो सबसे अगर पहले मैं बात करूं, शेयर जो कंपनी का होता है जिसे हम लोग हिस्सेदारी कहते हैं, हिस्सा जो हम कहते हैं, अपना हिस्सा देना। तो कंपनी जो है अपना हिस्सा देती है आम लोगों में, जो उसे पैसा देगा। जैसे मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, उसकी ये मांग थी कि मुझे मार्केट से 50 करोड़ रुपए चाहिए और इसके बदले में कंपनी का 5% जो है वो शेयर्स जो है वो मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ। किसके जरिए? आईपीओ के जरिए। ये आईपीओ क्या है? आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि जब पहली बार कोई कंपनी मार्केट में पैसा, जब उसको ज़रूरत पड़ती है, जब वो पैसा लेने के लिए मार्केट में आता है, तो उसे सबसे पहले आईपीओ लेके आना पड़ता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। पब्लिक को ये ऑफर करना पड़ता है कि मैं अपने कंपनी का हिस्सा लेकर मार्केट में आ रहा हूँ, अगर आप चाहें तो इस मेरे शेयर्स को आप खरीदें और जब मेरा ग्रोथ होगा, जब मेरी प्रॉफिट्स होगी, वो आपको एक तरीके से हिस्से के रूप में आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से काम आगे बढ़ता है। और मान लीजिए कि किसी कंपनी का ये जो 50 करोड़ का आपका जो ये इश्यू साइज़ है, वो पूरी तरीके से फुल हो जाता है। मतलब कि उसे चाहिए होता है 50 करोड़ रुपए, तो मार्केट में वो पूरी तरीके से सब्सक्राइब हो जाता है। यानी कि उसे आईपीओ जैसे होता है ना, कि आईपीओ मैंने क्या किया कि आईपीओ के लिए मैंने अप्लाई कर दिया। जब आप आईपीओ के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपके अकाउंट में मान लीजिए कि 15,000 रुपये का, उसने बोला कि 15,000 रुपये मिनिमम मेरा ये जो है वो लेंगे। उसके बदले आपको इतने पीस का लॉट यानी गुच्छा, यानी एक साथ इतने क्वांटिटी में बल्क में आपको ये मिलेगा। तो वो आपका एक तरीके से सिक्योर हो जाता है कुछ दिनों के लिए, जब तक कि आपको आईपीओ अलॉट होता है या नहीं होता है। ये अलग-अलग टर्म है कि आईपीओ अलॉट होता है कि नहीं होता, वो दूसरा टर्म है, उसके बारे में भी समझेंगे कि आईपीओ अलॉट कैसे होता है और कब-कब नहीं होता। तो जब कंपनी की मांग जो 50 करोड़ की होती है वो फुलफिल हो जाती है, तो इसे कहते हैं सब्सक्राइब, यानी कि पूरी तरीके से सब्सक्राइब होना, 100% सब्सक्राइब होना। जब बात उठी है सब्सक्राइब की, तो ट्रेडिंग विद्या को आप प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए ऐसी तरीके से मैं आगे भी आपको बेसिक टू एडवांस आपको बताऊंगा, सिखाऊंगा, जिसकी शुरुआत कर दी गई है। 100% सब्सक्राइब होने के बाद ये होता है कि कंपनी को जो भी पैसे की मांग थी वो मार्केट में 100% फुल्ली, जिसको कहेंगे फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। कभी-कभी क्या होता है कि 50 करोड़ के बदले इससे 500 करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। लोग इस पे बोली लगा देते हैं, अप्लाई कर देते हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं कि 10% आपका ये जो है वो 1000 गुना जो है वो भर गया। इस तरीके से मतलब जितनी भी माँग होती है, उससे ज़्यादा अगर माँग होती है तो उस तरीके का
आपको बताया जाता है कि इस कंपनी की इतनी मांग थी और उसका जो है आईपीओ इस तरीके से भर गया है। अब बात करते हैं कि भरने के बाद आगे क्या होता है। तो आगे जो होता है वो है आपका, बात करेंगे कि अब कंपनी को पैसे चाहिए थे, पैसे उसे मिल गए। अब काम की बात, काम की बात इस तरीके से कि अब आगे क्या होगा। तो अब आगे होगा कि मान लीजिए जो ए कंपनी था वो जाता है एक्सचेंज के पास। हमने आपको बताया था कितने एक्सचेंज होते हैं, दो तरीके के एक्सचेंजेस होते हैं और एक रेगुलेटर होता है। रेगुलेटर एक्सचेंज कैसे काम करते हैं, क्यों, कौन कौन से होते हैं, उसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे वीडियो में दे दी गई है। आप प्लीज़ उसे ज़रूर देखें, फॉलो करिएगा और उसको पूरी तरीके से आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से वो काम करता है। तो एक्सचेंज में वो गया तो हमारे पास देखिए जनरली दो एक्सचेंज हैं जिनके नाम हैं आपका एनएसई और दूसरा है बीएसई। इनके फुल फॉर्म्स हैं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये है नेशनल, और ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कहने का मतलब ये है ये दोनों ही मुंबई में जो है इनके हेडक्वार्टर्स अवेलेबल हैं और अभी एस्टेब्लिश हैं। इनका काम होता है कि मार्केट में जो कंपनियां आईपीओ लेके आ रही हो या जो मार्केट में पहले से लिस्टेड हो उसके पे आप जो मार्केट कंट्रोल करना, उसके बारे में उस पे नज़र रखना कि किस तरीके से वो काम अपना जो है वो अच्छे ढंग से वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसी तरीके की दिक्कत, किसी तरीके का झोल-झाल जो है वो ना हो मार्केट में। तो उस तरीके के लिए ये दोनों जो हैं वो अपना-अपना काम करते हैं। रेगुलेटर्स अपना-अपना काम जो है वो करते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि जो कंपनी ए थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया, उसने 50 करोड़ की जो उसकी आईपीओ की साइज़ थी, वो पूरी तरीके से 100% सब्सक्राइब तो हो गई। अब क्या होता है कि अब इन एक्सचेंजों पर, एक्सचेंज का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे इस कंपनियों के शेयर्स को, यानी जो हमने 5% की बात की थी, वो 5% का मान लीजिए कि उसने 1 लाख जो है वो क्वांटिटी कहा कि 1 लाख क्वांटिटी जो मेरा 5% का हो रहा है वो मार्केट में मैं 50 करोड़ के जरिए उठाऊंगा। तो एक्सचेंज ने कहा ठीक है, अब एक्सचेंज के पास 1 लाख क्वांटिटी अवेलेबल है ट्रेड करने के लिए, क्योंकि ये फुल्ली सब्सक्राइब हो गया है। एक्सचेंज कौन कौन से, एनएसई और बीएसई पे। ये याद रखिएगा कि एनएसई और बीएसई पर अलग अलग भी लिस्टिंग हो सकती है, वो कंपनी के ऊपर डिपेंड करती है और उनके कुछ जो क्राइटेरिया हैं उन्हें फुलफिल होना चाहिए। अब बात ये आती है कि अब एक्सचेंज क्या करेंगे। एक्सचेंज जब शुरू करेंगे अपना काम और वो काम होगा आगे का, अब इस पे व्यापार किस तरीके से होगा। व्यापार करने के लिए इन्हें आना होगा लिस्टिंग में। लिस्टिंग जब मान लीजिए एक डेट बता दी जाएगी कि आपका देखिए आज है 10 तारीख, 10 तारीख से 12 तारीख तक अप्लाई हो सकता है, ठीक है। उसके बाद हम 15 तारीख का आपको डेट दे रहे हैं। इस दिन आपको इस टाइम आपका ये जो आईपीओ है हमारे एक्सचेंज पे वो ट्रेड होने लगेगा। उसमें क्या होता है कि उसमें आपका जो है वो खरीद बिक्री होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर ट्रेड आपका ट्रेडिंग होना शुरू हो जाएगा। अब ट्रेडिंग का मतलब ये है कि एक तो आपका है इंट्राडे, दूसरा है आपका स्विंग, तीसरा है पोजिशनल जिस पे वीडियो आने वाली है कुछ ही दिनों में। तो इंट्राडे में यानी कि अब ये जो 1 लाख शेयर जो मार्केट में अब अवेलेबल हैं ए कंपनी के, आप उसको क्या कर सकते हैं, अब उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं अब आप चाहें। अब एक दाम, हाँ, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है प्राइस बैंड। प्राइस बैंड का मतलब है कि एक बैंड, एक तय सीमा तय की गई रहती है सेबी के द्वारा, एक्सचेंज और रेगुलेटर के द्वारा, जिसमें ये बताया जाता है कि हाँ, ये जो कंपनी ए है इसकी एक शेयर की दाम 50 रुपये से लेकर 60 रुपये के बीच में होगी। कट ऑफ प्राइस इतना होगा और ये डिपेंड करता है कि इसका प्राइस कितना ऊपर नीचे जाता है, वो फ़र्क पड़ता है ग्रे मार्केट से। अब ग्रे मार्केट क्या होता है, ग्रे मार्केट क्या होता है, उसकी प्रीमियम क्या होती हैं, वो आने वाले वीडियो में पता करेंगे। हम बेसिक से चीज़ें शुरू कर रहे हैं, ज़्यादा डीप अभी नहीं जाएंगे। आने वाले वीडियो में बिल्कुल हम तह तक जाएंगे और एक एक चीज़ को हम खोल के आपके सामने रखेंगे और आपको विधिवत समझाएंगे। ग्रे मार्केट में अब एक
प्राइस जो बैंड था 50-60 और इसकी जो सब्सक्रिप्शन थी जो कि 100% हो चुकी थी, उस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि ये 10% प्लस में ये गेन लेगा, 10% ऊपर खुलेगा। यानी कि हो सकता था कि ये 66 रुपये पर ये खुले, 66 रुपये पे ये ट्रेड करना शुरू कर जाए। ठीक, उसके बाद क्या हो सकता है, अब दो चीज़ें होती हैं जब आईपीओ में, जब प्राइस जो है तय सीमा, मान लीजिए हम 50 रुपये इसका दाम ले रहे हैं, अगर 50 रुपये से ऊपर खुलती है मान लीजिए 70 रुपये पे, तो ये जो 20 रुपये ये है, ये हो गया, इसे हम कहेंगे लिस्टिंग गेन। ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं जो आपको देखने सुनने को मिलती है लेकिन समझ नहीं आती है कि ये होता क्या। तो बिल्कुल हम समझाएंगे आपको, हम बताएंगे कि आपको कि इसको क्या, कैसे इसको समझते हैं। मैं एक रियल एग्जांपल लेके देता हूँ। टाटा टेक्नोलॉजी करके एक कंपनी है टाटा की, जिसकी अभी कुछ ही दिनों पहले आईपीओ आई थी। मैं उसके बारे में एक बता देता हूँ। मैं कंपनी का इसलिए बताया हूँ ताकि आपको याद हो, ठीक है, आप उसे समझ पाएँ, आप रिकॉग्नाइज कर पाएँ। टाटा टेक्नोलॉजी का मान लीजिए उसने प्राइस बैंड 500 रुपये रखा था एक शेयर का दाम, पर पीस, पर शेयर, ठीक है। वो लिस्ट होता है 1000 रुपये पे, 1000 रुपये पे वो जो है वो लिस्ट होता है। या फिर इस तरीके से मानिए कि 1500 में से कर ले रहा हूँ, आपको समझने में आसानी हो। 500 रुपये का प्राइस बैंड था, 1500 रुपये पे लिस्टिंग होता है, तो हम ये कहेंगे कि ये 50% का लिस्टिंग गेन हुआ। यानी कि कुछ लोग जो सिर्फ कमाने ये इस वजह से आते हैं कि मैं आईपीओ ले लेता हूँ, जब ये लिस्ट होगा, लिस्टिंग के वक्त जो मुझे गेन होगा मैं वो प्रॉफिट बुक करूंगा और अपना सौदा काट के आउट, स्क्वायर अप कर लूंगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि मार्केट में हमेशा आपको प्रॉफिट ही हो। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि मार्केट में आपको हमेशा प्रॉफिट तो बिल्कुल नहीं होगा। आपको करना होगा मेहनत, फंडामेंटली, टेक्निकली। जैसे पेटीएम का मैं बात करता हूँ। पेटीएम के अब आईपीओ में क्या हुआ था, पेटीएम के आईपीओ जो आया था वो 1000 रुपये पे आया था प्राइस बैंड, वो लिस्ट हुआ था 700 रुपये पे। तो ये जो 30% का क्या है, ये 30% का तो आपको नुकसान हुआ, ये तो आपको लॉस हुआ। और इसे मार्केट के टर्म में कहेंगे 30% के डिस्काउंट रेट पे खुला, 30% के डिस्काउंट रेट पे पेटीएम का शेयर खुला। तो ये क्या है, ये है शुरुआत मार्केट में एंटर होने का। उसके फंडामेंटल को देखते हुए, उसके टेक्निकल को देखते हुए मार्केट ने बिहेवियर किया। मार्केट समझता है, मार्केट आप सभी को जानता है, क्योंकि कंपनियां जो हैं वो एक तरीके से पूरी लिस्टिंग के वक्त अपने आप का पूरा ग्रोथ दिखाती है कि मैंने पिछले साल भर में, 2 साल में क्या किया, कितना रिवेन्यू आया मेरा, रिवेन्यू कितना मेरा आया, रिवेन्यू क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, मेरा एबिटा क्या था, ठीक है, अर्निंग बिफोर टैक्स एंड डिडक्शन, प्रॉफिट क्या हुआ, रेवेन्यू क्या हुआ, मेरा ग्रोथ क्या कितना हुआ, मेरा प्रॉफिट में कितने परसेंट का उतार या चढ़ाव देखने को मिला। तो इन सब तरीकों को नज़र रखते हैं हम लोग फंडामेंटल में। अब फंडामेंटल क्या होता है, ये एक वास्ट टर्म है जिसको हम लोग आने वाले वक्त में समझेंगे। अभी हम लोग बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे और समझेंगे कि क्या क्या तरीके के होते हैं। जैसे फंडामेंटल के बाद दूसरा होता है टेक्निकल। टेक्निकल में हम लोग पढ़ेंगे प्राइस एक्शन, कैंडल स्टिक्स, ये सब जितने भी हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस। अभी कुछ ही देर में उनके उस पे भी आऊँगा, मैं उस पे भी आऊँगा। अभी मैं बात करता हूँ कि अब क्या होता है आगे। जैसे कि ए कंपनी अब लिस्ट तो हो गया 10% के गेन पे 65 रुपये पे। अब उसमें क्या होता है कि अब उसमें खरीद बिक्री भी अब शुरू हो चुकी है। खरीद बिक्री शुरू होने के बाद अब बात आगे आती है कि अब इसको किस में रखा जाएगा। जैसे कि कंपनी का जो है, जो कैपिटल होता है, पूंजी, मार्केट में कैपिटल उसका कितना है, उसके हिसाब से उसे डिवाइड किया गया है अलग अलग सेक्टर्स में। जैसे सेक्टर है, जैसे कि मान लीजिए ए जो कंपनी थी वो फार्मा की कंपनी थी, मतलब दवा, मेडिकल,
इन सभी का वो प्रोडक्ट जो है वो बनाती थी। तो वो जब लिस्ट होगा तो वो फार्मा के सेक्टर में लिस्ट होगा, उसका मोटर के सेक्टर से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अब ये लिस्ट हुआ है और लिस्ट होने के साथ ही इसका मार्केट कैपिटल 2000 करोड़ का हो जाता है। अब मार्केट कैपिटल का मतलब होता है जिस प्राइस पर प्राइस इनटू क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी ट्रेडेड, ठीक है। इसको जैसे कि मान लीजिए रिलायंस का इंडस्ट्री का एक शेयर 1000 रुपये पे चल रहा है और उसके कुल 10 जो शेयर हैं वो मार्केट में हैं, तो इसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन 10,000, एक छोटा सा टर्म, लेकिन आज के वक्त में प्रेजेंट टाइम में रिलायंस का मार्केट कैपिटल लगभग आपको 16 से 18 लाख करोड़ के बीच का है। तो आप समझ सकते हैं कि उसके कितने शेयर्स अवेलेबल हैं और उसके रेट 2000 2500 के बीच के भी चल रहे हैं। तो इस तरीके से मार्केट की वैल्यू निकलती है कंपनी की। अब मार्केट कंपनी वैल्यू निकल गई तो अब उन्हें विभाजित करेंगे हम लोग उनके मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। अगर कोई इंडेक्स बना है तो उसमें, जैसे इंडेक्स में क्या होता है मैं बता दूं। इंडेक्स में आपको बताया जाता है कि हाँ, इंडेक्स किस किस तरीके से बन सकते हैं, वेटेज के हिसाब से, उनके पद, उनके वॉल्यूम, उनके वेटेज के हिसाब से, या फिर सेक्टर वाइज भी हो सकता है। जैसे बैंक निफ्टी जो आप बहुत ही अच्छे से सुनते आए होंगे, बैंक निफ्टी में क्या होता है, तो बैंक निफ्टी में बैंक के जितने सेक्टर स्टॉक्स हैं, बैंक स्टॉक्स हैं तो बहुत ज़्यादा, लेकिन उसमें से कुल 12-13 ही लिस्टेड हैं। क्लियर? क्यों सब नहीं है? तो सारे जो हैं बैंक निफ्टी में जो है बैंक्स के स्टॉक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, जैसे यस बैंक हो गया, ठीक है, यूको बैंक हो गया, यूनियन बैंक हो गया, ये सब अभी आपको देखने को उसमें नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे कि तो ये सारे उनमें क्यों नहीं रहते, तो सभी का जो इंडेक्स है वो अपने अपने क्या कहते हैं कि अपने अपने जानकारी के हिसाब से, वेटेज के हिसाब से, वॉल्यूम के हिसाब से बनाए जाते हैं ताकि आप एक बार में आप उनको देख सकें। तो हाँ, तो ये सारे ये वाला जो स्टॉक्स जो ए वाला है, जो हमारा अभी-अभी लिस्टेड हुआ है, ये कहाँ जाएगा? तो ये अगर इंडेक्स अगर बनता है, फार्मा का इंडेक्स अगर बनता है, तो उसमें हमारा ए दिख सकता है। उसमें भी एक एलिजिबिलिटी है कि क्या उसमें स्मॉल कैप, यानी कि जो सबसे छोटी कंपनी है जिनका कम कैपिटल है वो भी आएँगे, मीडियम वाले आएँगे, लार्ज वाले आएँगे, तो क्या आएँगे? उसमें अगर बोला जाए कि सिर्फ़ स्मॉल जैसे इस तरीके से हो जाए, फार्मा स्मॉल कैप इंडेक्स, फार्मा स्मॉल कैप इंडेक्स, तो उसमें हमारा ये जो ए है दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि उस तरीके का इंडेक्स का वो जो क्राइटेरिया है ये वो फुलफिल कर रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब इसमें होगा ट्रेड। ट्रेड होने के लिए चाहिए बायर्स और सेलर। सभी को पता है कि जब ट्रांजैक्शन तभी होगा, किसी भी तरीके का खरीद बिक्री तभी होगा जब आपके पास होंगे बायर और सेलर। जो बायर है वो इच्छा करेगा कि ये जो मुझे 60 रुपये पे अभी जो अब करेंट प्राइस में देख लेता हूँ, करेंट मार्केट प्राइस जिसे सीएमपी कहते हैं, मान लीजिए अभी ये 70 का चल रहा है, तो बायर सोचेगा मुझे 66 में मिल जाए, सेलर सोचेगा मेरे पास जो है वो मुझे 75 पे मिल जाए, ठीक है। इस तरीके से व्यापार चलता है। अब यहाँ पे एक मेजर टर्म जो हम देखते हैं और हमें हमेशा सुनने को मिलता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें क्या होता है, उसे हम कहते हैं आस्क। आस्क और बिड। आस्क प्राइस जो है और बिड प्राइस। अब ये आस्क क्या है, बिड क्या है? तो बिड जो है आपका ये होता है बायर्स के लिए जो बोली लगाते हैं, ठीक है। बायर ने बोली लगाई, और आस्क सेलर, सेलर ने आस्क किया कितने का, इस तरीके से देखिए। अब इस केस में, इस केस में जो है वो आस्क प्राइस क्या है, वो ये है।
ये हो गई आपकी आस्क प्राइस सेलर की। ये जो है सेलर ने बोला कि 75 मुझे आस्क चाहिए, बायर ने बोला मैं बोली लगा रहा हूँ 66 पे अगर मिल जाए। तो ये हुआ आस्क और बिड। इतना क्लियर है? करेंट मार्केट प्राइस के हिसाब से ट्रांजेक्शन्स होते हैं आस्क और बिड में। आस्क और बिड का मतलब भी आपको मैंने बता दिया। बिड का मतलब होता है बोली। बायर ने बोली लगाई कि मुझे इतनी क्वांटिटी इस रेट पे चाहिए, तो सेलर वहीं पे बोलता है कि ठीक है मैं सेल करता हूँ, लेकिन मुझे इस रेट में चाहिए। अगर इन दोनों के बीच में एक रेट तय हो जाता है, डील देखिए कैसे होता है। जैसे कि अगर कोई एक बंदा है जिसने बिड लगाई, बोली लगाई, और उसने ये कहा कि मेरा जो है मैं चाहता हूँ कि ये 70 रुपये पे मुझे 1000 पीस मिल जाए। आस्क है मेरा, और आस्क वाला कह रहा है ठीक है तुमको 70 में चाहिए, मैं 72 में बेच रहा हूँ 1000 पीस, आओ डील करते हैं। क्या ये डील होगा? हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, हो सकता है। हो सके ये 70 से 71 बढ़ जाए और ये 72 से 71 पे आ जाए, तब तो डील हो सकता है। तो इस तरीके से बाय और सेल की स्ट्रेटेजी चलती रहती है। अब यहाँ पर कोई एक अकेला बंदा तो डील कर नहीं रहा, हजारों सैकड़ों क्वांटिटी में यहाँ पे ट्रेड हो रहे हैं। तो जब इतने बल्क में आपको ट्रेड होंगे तो किसी ना किसी का ऑर्डर पंच जरूर होगा। और इसमें आपको ये तो हमने अभी अभी क्या समझा? हमने अभी अभी समझा कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस। इतना क्लियर है? अब बिड और आस्क तो हम लोग समझ गए। एक चीज इसी का अंदर का है, उसे हम लोग कहते हैं बिड आस्क स्प्रेड। स्प्रेड को कहते हैं अंतर, यानी कि बिड और आस्क के बीच का जो अंतर है वो कितना है। तो इसे हम समझते हैं एक नए एग्जाम्पल के साथ। ठीक, जैसे हमने बोला कि मुझे बाय और सेल करना है, ठीक है। बाय और सेल में क्या करूँगा? क्वांटिटी, जो मेरे पास क्वांटिटी है वो मैं बाय और सेल करूँगा। जैसे आस्क इधर, बिड इधर। बिड यानी कि बायर यहाँ बैठा हुआ है, इच्छा है उसकी कि 100 रुपये पे मैं 2000 पीस कर दूंगा। और बायर जो सेलर ने आस्क मांगा है, सेलर ने बोला है कि अगर मुझे तुम 101 रुपये दे देते हो तो मैं 2000 पीस तुमको दे दूंगा। तो बात वही है। अब बिड और आस्क स्प्रेड कैसे निकलेगा? तो बिड और आस्क जो स्प्रेड है वो इन दोनों रेट को माइनस करने पे निकलेगा। जैसे 101 माइनस 100, तो ये जो 1 रुपये का जो डिफरेंस है ये है बिड और आस्क स्प्रेड, ठीक है। अब इसमें कहते हैं, कभी कभी आपने लोगों से सुना होगा कि लिक्विडिटी नहीं है मार्केट में। लिक्विडिटी का मतलब होता है कि तेजी से उतार चढ़ाव, पैसे से रिलेटेड। अगर कोई बेचने वाला तैयार है, बेचने वाला 10,000 क्वांटिटी बेचने को तैयार है, खरीदने वाला 9,000 क्वांटिटी खरीदने को तैयार है, तो यहाँ पर आपका जो ट्रांजेक्शन होगा ना वो इमीडिएट हो जाएगा। यानी कि ठीक है, किसी ने 10,000 क्वांटिटी सेल कर रहा था, कोई 9,000 क्वांटिटी खरीदने को तैयार था, तो इसके पास तो 1000 बचा ना, क्योंकि 9,000 का तो डील हो गया। 9,000 का तो डील हो गया, बचा 1000, वो हो सके किसी और रेट से किसी और के संग हो जाए। तो इस तरीके से लिक्विडिटी जो है वो मार्केट में हमेशा मिलती है देखने को। हाँ, कभी कभी किसी किसी में नहीं होती। कब नहीं होगी आइए समझते हैं। जैसे कि जब ट्रांजेक्शन जो है वो मांग जो है वो पूरा ही ना हो। जैसे कि ए और बी की बात हो रही है, यहाँ पे ए और बी अलग अलग दो लोगों के मैंने बात बात कर रहा हूँ। जैसे ए ने 2 पीस 5,000 पर पीस के हिसाब से बेचने को कहा, मान लीजिए इसको 20 कर देता हूँ। और यहाँ पे कोई एक बंदा है वो इसे 15,000 रुपये पे बेचना चाहता है, ठीक है।
ऐसे समझिए, कोई है बंदा 20 पीस 5000, 20 पीस जो है 5000 के रेट से खरीदना चाहता है, लेकिन कोई एक एक बंदा है जो सिर्फ एक पीस बेचना चाह रहा है, वो भी 15,000 के रेट में। इसमें लिक्विडिटी कहाँ आई? इसमें लिक्विडिटी आई ही नहीं। तो ये क्या ट्रांजेक्शन होगा तुरंत? इमीडिएट तो नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि अंतर देखिए ना, इसको 20 पीस चाहिए, बेचने वाला सिर्फ एक बेच रहा है। अगर मान लीजिए 19 के लिए नहीं, सिर्फ एक का भी अगर यहाँ पे मैं सोचूं कि डील हो जाए, तो अंतर देखिए ना, 5,000 से 15,000, 3 गुने का मांग है। आप बात समझिए, यहाँ एक एक रुपए के डिफरेंस के लिए सौदा रद्द हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको अंतर दिखिए, अंतर आपको तीन 3,000, 3 गुना आपको देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से जो है बीड और आस्क जो है स्प्रेड, और बीड और आस्क क्या होता है वो हमने समझा। एक बार शुरू से रिवाइज शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टर्म बता देता हूँ, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में क्या होता है, क्योंकि ये मेजर टर्म है और ये इंडेक्स बहुत ही यूजफुल होने वाला है। जैसे हमने बात किया कि इंडेक्स में क्या होता है, तो इंडेक्स में एक उसका एक मेज़र होता है कि हाँ, इन तरीके की स्टॉक्स, इन तरीके के वॉल्यूम वाले, इन तरीके के वेटेज वाले ही इस इंडेक्स में आएंगे। तो उस तरीके से उनका इंडेक्स बना है। जैसे जो है निफ्टी 50 का ये जो मेरा इंडेक्स है, मैं बात करूँगा निफ्टी और 50 की। निफ्टी 50 में हमें पता है कि इंडिया के, कहाँ के? इंडिया के टॉप 50 कंपनी, टॉप की 50 कंपनी किस हिसाब से? मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से। मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बाजार की टॉप 50 कंपनियां जो होंगी वो निफ्टी 50 में शामिल की जाएंगी। ऐसा इंडेक्स निफ्टी 50 का कहना है, उसका ये क्राइटेरिया है। तो उसे कौन कौन फिल करता है? कुछ कुछ कंपनियों के मैं नाम बता दे रहा हूँ आपको, जैसे कि आपका रिलायंस है, टाटा है, ठीक है, टीसीएस है, ठीक है, आपका एचडीएफसी बैंक है। तो ये सब क्यों है? ये सब इस वजह से है क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से ये इंडिया के टॉप 50 कंपनियों में है। अगर मान लीजिए इसमें से मैं एक टर्म लेता हूँ, सन फार्मा, ये भी एक कंपनी है। हाँ, एक चीज और, एचडीएफसी बैंक सेक्टर का है, रिलायंस आपका रिफाइनरी सेक्टर से है, इसका और भी काम से। टाटा के जो है वो इंफोटेक के काम के हैं, इनका काम आईटी का है। टाटा के काफ़ी सारे हैं। सन फार्मा मेडिकल से है। लेकिन हमने तो बताया कि सबका जो है वो अलग अलग इंडेक्स हो सकता है, तो बिल्कुल सबको मिला के भी एक इंडेक्स हो सकता है, जिसका सबसे पहले क्राइटेरिया और मांग है वो है मार्केट कैपिटलाइजेशन, जिसको हम कहते हैं निफ्टी 50 में टॉप 50 की जो कंपनियां हैं वो इस लिस्ट में शामिल होंगी। जैसे सन फार्मा है 48 नंबर पे। थोड़ा सा और इसको डीप समझते हैं और फिर समझते हैं कि टॉप 50 कंपनियां हमेशा कैसे बनी रहती हैं। इसे समझना जरूरी है। क्या हमेशा वो 50 कंपनियां ही रहेंगी? नहीं, टॉप 50 हमें चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, कंपनी से फर्क नहीं पड़ता। मान लीजिए अभी हम ट्रेंड कर रहे हैं, ऐसा ये रियल नहीं है, बस एक एजम्पशन है। 48 पे कैपिटल के हिसाब से पीएनबी आया है, 49 पे है आपका सन फार्मा, 50 पे हमने लिया है हैवेल्स, और उसके बाद 51 पे हमने लिया है, कोई भी आप कंपनी ले सकते हैं। जैसे हमने लिया है यहाँ पर ICICI। देखिए, मेरा ये कहने का मतलब है कि भले ये निफ्टी 50 में आपको पहले से देखने को मिल रहे हो, लेकिन हम एक एजम्पशन ले रहे हैं और यहाँ पे समझ रहे हैं क्या हो सकता है। कुछ दिन बाद ऐसा ये सीक्वेंस बना हुआ था, इस तरीके से वो अपने अपने पोजीशंस पे बने हुए थे। लेकिन उतार चढ़ाव जीवन का उसूल है, मार्केट में भी ये लागू होती है। सन फार्मा में क्या हुआ? सन फार्मा के जो स्टॉक्स हैं वो एक अच्छे खासे करेक्शन देखने को मिला, जिससे कंपनी की जो वैल्यूएशन थी वो, मान लीजिए एक हम लेते हैं 5 लाख करोड़ की ये कंपनी थी, ये 7 लाख करोड़, ये 4 लाख करोड़, और ये 3 लाख करोड़। 5 लाख से ये चली जाती है सीधे
4 लाख पे। तो अब हैवेल्स कहाँ जाएगा? हैवेल्स चला जाएगा बाहर, हैवेल्स आउट हो जाएगा। मान लीजिए अब ये जो है हैवेल्स में क्या होता है, हैवेल्स में तेजी देखने को मिलती है और ये इसकी वैल्यूएशन हो जाती है 6 लाख करोड़ की कंपनी हो जाती है। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अब हैवेल्स जो है वो 49th नंबर की कंपनी हो गई और सन फार्मा 50 नंबर की कंपनी हो गई, अकॉर्डिंग टू व्हाट? अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन की वजह से इन यहाँ पे इन दोनों का पोजीशन चेंज हुआ। लेकिन अगर हम मानते हैं कि हैवेल्स जो अब 49 पे चला गया, सन फार्मा जो है वो अब 50 पे आ गया, 50 नंबर पे आ गया सन फार्मा, वैल्यूएशन क्या 4 लाख करोड़ से कहाँ पे आ गई, 5 लाख करोड़ से कहाँ पे आ गई 4 लाख करोड़। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि 50 नंबर तक वैल्यूएशन कितने पे होनी चाहिए, कम से कम 4 लाख करोड़ की, क्योंकि 3 लाख के बाद भी आईसीआईसीआई टॉप 50 में नहीं है। तो आखिर मान लीजिए क्या होता है कि अब ये हो जाता है 2 लाख करोड़ का कंपनी, आधा, तो ये आउट ऑफ 50 हो जाएगा, ये 50 का बाहर चला गया। अब निफ्टी 50 में आपको सन फार्मा नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो क्राइटेरिया फुलफिल हो ही नहीं रही। अब आईसीआईसीआई जो कि अब इसकी मार्केट वैल्यूएशन जो है मान लीजिए 50 पे आ जाते हैं ये, और ये टॉप 50 में इंक्लूड हो जाते हैं आईसीआईसीआई बैंक अकॉर्डिंग टू द मार्केट कैपिटलाइजेशन। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि किस तरीके से मार्केट में काम करता है आपका, एक तरीके से मार्केट किस तरीके से काम करता है वो आप समझ रहे होंगे। ये आज का शुरुआती लेक्चर नंबर 1 था। अब एक क्विक रिवीजन हम लोग कर लेते हैं आज के लिए। देखिए आज के लिए क्या है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि एक ही दिन और एक ही वीडियो में सब समझना मुश्किल है। यहीं पे हम थैंक यू कर रहे हैं, लेकिन अभी क्विक रिवीजन बाकी है। शुरू करते हैं शुरू से और समझते हैं कि क्या क्या हम लोग ने पढ़ा आज। आपको वीडियो ना समझ में आई हो आप फिर देखें, क्योंकि ये बेसिक है, इसे आपको समझना किसी भी हाल में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम लोगों ने एकदम छोटा कर दिया जाए तो इतना सारा टॉपिक जो है मैंने क्लियर किया। आप समझ रहे हैं कि इनमें क्या है, इसमें सारांश है। सारांश वो है पूरा बेसिक टू एडवांस है, पूरा बेसिक टू एडवांस है। बस जूम करता हूँ, मैं आता हूँ आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या हमने इसमें कवर किया, आप देख पा रहे होंगे। शुरू किया था हमने स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयर्स क्या होते हैं, कंपनी कैसे अपने आप को बढ़ाती है, कैसे वो कंपनी मांगती है कंपनी पैसा मार्केट में, आईपीओ के थ्रू आती है, कैसे सब्सक्राइबर पूरे होते हैं, कैसे वो फुल्ली सब्सक्राइब होता है और फिर एक्सचेंज पर वो लिस्ट होता है, जिसे रेगुलेटर रेगुलेट करता है, यानी सेबी रेगुलेट करता है। एक्सचेंज पर वो कब लिस्ट होता है, कब कब क्राइटेरिया है उनके, कौन से एक्सचेंज पे वो लिस्ट होता है, एनएससी बीएससी, कब ट्रेड होना वो शुरू होता है, ट्रेड किस रेट पे होता है और उस रेट को क्या कहते हैं, लिस्टिंग गेन, डिस्काउंट पे, प्राइस बैंड क्या होता है, वो कैसे तय होता है, ग्रे मार्केट क्या होता है, टाटा टेक्नोलॉजी के संग क्या हुआ था, पेटीएम के संग क्या हुआ था, उसके बाद फंडामेंटल और टेक्निकल में क्या अंतर है और वो किस तरीके से काम करता है, किसी भी कंपनियों के नज़र रखने के लिए, उसके ग्रोथ, प्रॉफिट, रेवेन्यू, एबिटा। फिर हमने बात की मार्केट कैपिटलाइजेशन कैसे निकालते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से अगर इंडेक्स बन रहा है, इंडेक्स क्या होते हैं, इंडेक्स कैसे बनते हैं, इंडेक्स में क्या क्या होते हैं, किस तरीके से होते हैं, ट्रांजैक्शन कैसे होता है दो लोगों के बीच, बाई और सेल क्यों होता है और किस तरीके से होता है, दो लोग जो आपस में कभी एक दूसरे को न जानते होंगे लेकिन वो डील कर लेते हैं, दोनों का ही फुलफिल क्राइटेरिया हो जाता है, दोनों को बायर और सेलर, आस्क और बिड प्राइस क्या है, स्प्रेड क्या होते हैं, ये सारा सब कुछ इसमें आपको देखने को मिला। आस्क और बिड का पूरा अच्छे से मतलब हमने बताया, लिक्विडिटी मार्केट में कब होती है, कब नहीं होती, क्यों नहीं होती, ये सब कारण आपको बताया गया है। इंडेक्स के बारे में हमने बात की निफ्टी 50 में, तो निफ्टी 50 में यही सब स्टॉक्स क्यों होते हैं, क्यों ये वाले नहीं होते हैं, क्यों ये वाले ही होते हैं, तो उन सभी का
एक पूरा का पूरा जो है मैंने आपको बढ़िया से एकदम ब्रीफली आपको बता दिया है। आप इसे बढ़िया से देखें, उसे दोहराएँ। वीडियो को अगर ना समझ में आए तो आप उसे अच्छे तरीके से आप बार-बार देखिए।